ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए और हमारे वीडियो को देखते हुए जितने लोग भी हैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इस बैच का पहला टेस्ट था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ग्रुप में खूब अच्छी तरीके से टेस्ट का प्रदर्शन किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपर जो रहे सुखचैन जी अमरोहा से 90% अंक ला करके प्रथम स्थान, और उन्हीं के साथ कुमारी तमन्ना जी एक हैं, उन्होंने भी 90% अंक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि पहला टेस्ट उन्होंने इतने ज़्यादा नंबरों से पा करके पहला स्थान हासिल किया। तो मैं उनको और उनके परिवार वालों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खूब अच्छी लगन और मेहनत से बच्चों ने पढ़ाई की, जिससे इतने सारे नंबर आए। अब मैं बात करने वाला हूँ, आज जो टेस्ट पेपर हुआ था उसमें जो टॉप पे आई कुमारी तमन्ना जी के अनुसार एक क्वेश्चन में थोड़ा उनको मिस्टेक लग रहा था। तो हमने कहा था कि क्लास में हम उसको समझा देंगे। तो मैं उस क्वेश्चन पे आज पहले चर्चा करूंगा, उसके बाद आगे की क्लास लेकर चलूंगा। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे इस तरह के क्वेश्चनों पर जवाबदेही और टिप्पणी करते हैं। इससे लगता है कि बच्चे हमारे मेहनत से पढ़ते हैं। टिप्पणी टीका टिप्पणी वही बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन पर जिन्हें अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो मैं आज वही क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। क्वेश्चन मुझे याद है। तो प्रश्न था, इसमें से रूप प्रधान कौन सी कला है? कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। ऑप्शन में ए नंबर चित्रकला, बी नंबर स्थापत्य कला, सी नंबर मूर्ति कला और डी नंबर काव्य कला। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन था। तो उस बच्ची को इस क्वेश्चन पे टिप्पणी थी, इसमें से रूप प्रधान कौन सी कला है। वास्तव में ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बच्चों घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको अपने थोड़ा बुद्धि और विवेक से हम आंसर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप अभी से घबरा गए तो आगे क्या होगा। तो किसी को घबराना नहीं है, और आप लोग इतने अच्छे पढ़ने वाले हो, ईश्वर चाहेगा किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों से कोई घबराहट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, आंसर आपको मिलेगा। तो मैं आज इसी पे चर्चा कर लेता हूँ पहले, क्योंकि उस बच्ची की इस क्वेश्चन पे टिप्पणी थोड़ी थी, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन गलत किया था और मेरे हिसाब से गलत किया था, उसने अपने हिसाब से सही किया था। और बात करें तो वो सही भी था, लेकिन किस अनुसार वो क्वेश्चन उसका गलत था, इस चीज की चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से रूप प्रधान कौन सी कला है? आपको मैंने रूप प्रधान की कलाएं 3 पढ़ाई थी, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 3 रूप प्रधान कलाएं पढ़ाई थी। एक हो गई प्यारे बच्चों चित्रकला, एक हो गई मूर्ति कला और एक हो गई स्थापत्य कला। तो आप बात करते हैं काव्य कला, तो ये काव्य कला तो कतई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि काव्य कला हमारी अर्थ प्रधान है। क्या? अर्थ प्रधान है।
सभी बच्चे जानते होंगे काव्य कला हमारी अर्थ प्रधान है। तो बात इन तीन में से कौन सा सही होगा? तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि रूप प्रधान कला तो तीनों होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। तीनों सही हैं, आपने जो भी लगाया वो भी सही था, लेकिन दिमाग ये लगाना है फिर उस तीन में बेस्ट कौन है, तीन में बेस्ट कौन है, ऐसा दिमाग हम लोगों को अपने आप से स्वयं से लगाना होता है। वो कैसे? आप लोग जानते हो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तीनों रूप प्रधान है, लेकिन क्या कोई बता सकता है इन तीनों में बेस्ट कौन सा होगा? तो हम बात करते हैं, आप लोगों को अगर हमारा डेमो क्लास देखे होंगे या अन्य क्लासों में अगर देखे होंगे चित्रकला के प्रकार में, तो उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक हमने वो लिखवाया था कि चित्रकला भारत में श्रेष्ठ कला मानी जाती है। और एक लिखाया था काव्य कला यूरोप में श्रेष्ठ कला मानी जाती है। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? अब आप लोग ही निर्णय कर लो। अगर ये हमने लिखाया था तो इसमें प्यारे बच्चों, अगर ये लिखाया था तो चित्रकला इन तीनों में से श्रेष्ठ है। और दूसरी अगर बात कर लें तो चित्रकला जब हम पढ़ रहे हैं, तो जब मुझे सीधा सीधा उदाहरण से मिल रहा है, हमारी जब कला हमें मिल रही है और रूप प्रधान है, तो हम महत्व किसको देंगे? चित्रकला को। किसको देंगे? चित्रकला को। आपके अनुसार ये भी सही है, लेकिन इस तीन में श्रेष्ठ पहचानना होगा तो इसमें से चित्रकला श्रेष्ठ है, क्योंकि भारत में हमारे चित्रकला को श्रेष्ठ माना गया है। तो महत्व हम चित्रकला को सबसे पहले देंगे। इस अनुसार ये जो बच्चे ने लगाया है वो गलत है और ये भी गलत होगा। तो चित्रकला का ऑप्शन सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो हूबहू आप इसी टेक्निक के माध्यम से, इसी तरह जो उसमें आपको श्रेष्ठ लगेगा उसको लगा कर आएंगे, आपको पूरा उसका नंबर मिलेगा। तो ये रहा उसका मेन कारण कि आखिर चित्रकला क्यों सही है। तो अब चलते हैं, आशा करते हैं उस बच्ची को ये समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले अपने टॉपिक की, जिस पे चर्चा चल रही थी। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि उस दिन हम किस क्लास को आगे बढ़ा रहे थे, तो आपको पता होगा हमारा स्थापत्य कला चल रहा था। क्या चल रहा था? स्थापत्य कला नहीं, शायद चल रहा था प्रागैतिहासिक काल चल रहा था। प्रागैतिहासिक काल टॉपिक चल रहा था। प्रागैतिहासिक काल में हम पहला उसका भाग पढ़ रहे थे, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों पुरा पाषाण काल। ये सही है। इस पे लगभग पूरी चीजें हो गई थी। हमने कहा था कुछ चीजें जो बची हैं उसको हम अगले क्लास में लेंगे। तो इसमें से जो टॉपिक बचा है उसको हम आज पढ़ा लेते हैं, उसके बाद अपना मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल में बचा क्या था? तो एक चीज बची थी, छापा कला। प्यारे बच्चों, छापा कला आप लोग जानते होंगे, छापा कला का नाम सुना होगा, या इसे कह सकते हो क्षेपांकन विधि। क्षेपांकन विधि, ये चीजें आपको भी पढ़ना था। तो हम बात करें अगर छापा कला का विकास, तो छापा कला का विकास प्यारे बच्चों याद रखना है, छापा कला
का विकास प्यारे बच्चों इस हिसाब से प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। पुरा पाषाण काल के रूप में इसे छापा कला की पद्धति का विकास हुआ। वो कैसे हुआ? देखिए, उस समय का जो मनुष्य था वो बोलना, अपने विचार प्रकट करना और दूसरों के विचार सुनना, इन सब चीजों पर उसका कोई महत्व नहीं था। मतलब इन सब चीजों से वो अनजान था, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं था। तो उसने अपने विचारों को, जो कुछ लोगों के अंदर विचार होते थे, उनको आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनके पास एक विधि आई जिसे हम क्या कहते हैं, उन्होंने चिन्हों का प्रयोग गुफाओं की दीवारों पर करना चालू कर दिया। चिन्ह जो बनाए वही चिन्ह आगे चल करके धीरे धीरे विकास करके हमारी वर्णमाला से हमारी भाषा तक आते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो जो उन्होंने वो चिन्हों का प्रयोग किया, चिन्ह जो बनाए, वो चिन्ह किस चीज के थे? जो चिन्ह बनाए, हम बात कर लें उन चिन्हों की, तो चिन्ह जो थे, चिन्ह वो किसके थे? पैर तथा हाथ के निशान। पैर तथा हाथ के निशान वो चित्र थे। जो चिन्ह थे वो काहे के थे? पैर हाथ के निशान बनाते थे। उन्हीं से वो अपने विचारों को आने वाली पीढ़ी तक, वही चिन्ह आगे चल करके हमारी वर्णमाला तैयार करते हैं, लिपि बनते हैं, फिर वर्ण बनते हैं, फिर उसी से भाषा का विकास होता है। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। फिलहाल तो वो जो चिन्ह बनाए, इन्हीं को हम छापा कला कहते हैं या छेपांकन विधि कहते हैं, जो दीवालों पर छापते थे। और कैसी दीवालों पर? गुफाओं की नम दीवारों पर छापा कला करते थे। प्यारे बच्चों, याद रखना, गुफाओं की नम दीवारों पर छापा कला होती थी जो आदिमानव लोग करते थे। अब यहाँ से याद रखना है, ये नहीं कि साधारण गुफा पे कर देते थे। तो छापा कला नम दीवारों पर होती थी, और जो दो प्रकार के होते थे, जो ये चित्र होते थे, मतलब ये वो दो प्रकार के होते थे। दो प्रकार कौन कौन से? एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। अब प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होते थे। तो निगेटिव कहते थे, वो अपने जब हाथ के निशान जैसे बनाते थे तो क्या करते थे, जैसे अपना हाथ रख दिया, ऐसे हाथ रख दिया, उसके बाद क्या करते थे, हड्डियों की नली से या मुख से उस पे कलर फूंकते थे। जैसे हाथ रखा है, दूसरे हाथ से फूंक दिया कलर। उसके बाद जब हाथ हटाया तो उसके किनारे जहां तक हाथ रखा था वहां तक तो कलर नहीं लगा, लेकिन उसके बाहर जो वो कलर छप जाता था और बीच में वो खाली रहता था, वो तो निगेटिव स्केच था उनका, निगेटिव चिन्ह उनके बनते थे। अगर बात करें उन चित्र में दूसरा पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में क्या करते थे, वो कलर में ही अपना हाथ डुबो करके और दीवारों पर छाप देते थे। तो वो होता था पॉजिटिव चित्र। तो निगेटिव या पॉजिटिव दो प्रकार के चित्रों का उन्होंने प्रयोग किया। अगर बात करें और आगे बढ़ करके, तो लकड़ी के थप्पों का प्रयोग, लकड़ी के ठप्पों तथा ब्लॉक के द्वारा छपाई
ये चीन में होती थी। हाल ही में चीन में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो लकड़ी के ठप्पों तथा ब्लॉक के द्वारा जो छपाई के हाल ही में जो निशान मिले हैं वो कहाँ मिले हैं प्यारे बच्चों? चीन में। और वो 220 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। सन उनका क्या बताया जा रहा है कि ये पुराने कितने हैं? 220 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इनको याद रखना है कि हाल ही में अभी किस देश में लकड़ी के ठप्पों तथा ब्लॉक के द्वारा जो छपाई के चिन्ह पाए गए हैं वो चीन में पाए गए हैं, जिनकी अवधि की बात करें तो 220 ईसा पूर्व के लगभग बताए जा रहे हैं। अब बात करें थोड़ी और चर्चा, तो 8वीं सदी में उभारदार सतह पर 8वीं सदी में उभारदार सतह के द्वारा मुद्रण सर्वाधिक किया गया। तो याद रखना सर्वाधिक, अगर उभार सतह द्वारा आप ठप्पा देखते हो लकड़ी का, लकड़ी के ठप्पे पे क्या होता है, ऊपर जो वो स्क्रैच होता है वो खुदरा होता है, मतलब सतह से ऊंचे होता है, उसी पे कलर लग जाता है। और जब हम किसी चीज पे छाप लगाते हैं तो वही उभरा रूप सबसे पहले उस पे लग जाता है, जिससे छप जाता है, चित्र छप जाता है। और वही चित्र जब छप के जब उस पे बन जाता है तो प्यारे बच्चों उसी को हम उभारदार सतह के द्वारा जो मुद्रण किया गया वो 8वीं सदी में सबसे अधिक किया गया है। तो ये चीज याद रखना है आप लोगों को। और अगर हम बात कर लें तो 868 ईस्वी में छापी गई जो एक पांडुलिपि थी प्यारे बच्चों, तो याद रखना है 868 ईस्वी में एक पांडुलिपि छापी गई थी। पांडुलिपि छापी गई थी 868 में एक पांडुलिपि छापी गई, उसका नाम था हरित सूत्र। हाँ, हरित सूत्र। ये हरित सूत्र उसका मेन उदाहरण है। इसी उभार द्वारा सतह के द्वारा जो छापा गया पांडुलिपि छापी गई थी वो हरित सूत्र थी। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे और आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसी पे। तो आप लोग इस चीज को ध्यान पूर्वक देखिएगा और कोई चीज गलत ना होने पाए इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये छेपांकन विधि और छापा कला आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे। कोई इसमें कठिन बात नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए छेपांकन विधि का सर्वाधिक प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में मिलता है और प्रागैतिहासिक काल से ही उसका विकास माना जाता है। तो इस चीजों को आप विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात कर लें जो ये चीजें होती हैं जो प्राचीन काल की चीजें अब खुदाई और आदि में मिलती हैं, तो इनको खोदने वाला या खुदवाने वाला कह सकते हो वो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पुरातात्विक। तो अगर विश्व लेवल पर हम बात करें पुरातात्विक की, तो विश्व लेवल पर पुरातात्विक हैं सबसे पहले माने गए हैं यूरोप में जॉन ब्रूस की बात करें, यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देने की बात है ब्रूस। तो जॉन ब्रूस जो हैं वो विश्व स्तर पर पुरातात्विक हैं, पुरातात्विक।
पुरातात्विक हैं। अगर हम बात करें, अगर ये विश्व की या यूरोप में पूछ सकता है तो क्या भारत का नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो भारत की अगर बात करें तो सभी लोग उनको जानते हैं, कनिंघम। कनिंघम जो हैं वो भारत के पुरातात्विक कहे जाते हैं। भारत के पुरातात्विक कौन किसको कहा गया है? कनिंघम को कहा गया है। तो ये विश्व स्तर पर है, भारत के हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। अगर और हम बात कर लें तो जहां पर ये चीजें पुरातत्व विभाग की चीजें रखी जाती हैं प्यारे बच्चों, उनको क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहालय। संग्रहालय। तो विश्व स्तर पर अगर बात करें, विश्व स्तर पर सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, कहां पर है, ये आदि चीजें पूछ सकता है। तो उसका नाम है भैया कोपेन। हाँ, जो संग्रहालय विश्व स्तर पर है उसका नाम है कोपेनहेगन। क्या नाम है? कोपेनहेगन। ये प्यारे बच्चों विश्व स्तर पर सबसे बड़ा संग्रहालय है पुरातात्व विभाग का, जिसमें प्राचीन जगत की तमाम ऐसी स्मृतियां, चिन्ह आदि सब चीजें रखे हुए हैं। तो विश्व स्तर पर अगर बात करें ये है कहाँ, तो ये यूरोप में है। यूरोप में कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो आप लोग जानते होंगे, डेनमार्क। क्या? डेनमार्क में है प्यारे बच्चों। और डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में। तो इस चीज को प्यारे बच्चों सब लोग याद रखेंगे कि डेनमार्क में कोपेनहेगन है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगर हम बात करें, जब विश्व की कर रहे हैं तो भारत में भी कर लें कि भारत में सबसे बड़ा जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो कौन सा है, तो हम बात करेंगे मानव संग्रहालय। कौन सा? मानव संग्रहालय। ये प्यारे बच्चों कहाँ है? तो आप जानते होंगे भोपाल। कहाँ? भोपाल। तो भोपाल कहाँ? इंडिया में। भोपाल कहाँ? भारत में। भारत में। तो ये भारत का है। जो अब बात कर लें, हाँ प्यारे बच्चों एक चीज और इसमें याद रखना है, इसका अब नाम बदल गया है। मानव संग्रहालय नहीं रह गया, इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। और बात करें ये जो संग्रहालय होते हैं, इनकी देख रेख रख रखाव किसके सुपुर्द होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक मंत्रालय होता है संस्कृति मंत्रालय, इसकी देख रेख और सुरक्षा व्यवस्था करता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। इन जो संग्रहालयों की देख रेख होती है, इनकी जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनकी देख रेख होती है। तो प्यारे बच्चों ये था पूरा पाषाण काल से जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे, आपको हमने आप विस्तार से बता दिए। कोई क्वेश्चन ऐसे ही अजूबा रह गया होगा जो पूरा पाषाण काल, अभी हम केंद्रों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे थे। अब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर आएंगे प्रागैतिहासिक कला केंद्रों पर। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा मैंने कि बताया था कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। भले आप लोगों ने फीस बहुत कम पे की है, मैं जानता हूँ आज के युग में 400-500-600 रुपए की कोई बात नहीं होती है, लेकिन फीस आप 500 भले पे किए हो, लेकिन आपको पढ़ाएंगे हम वही 5000-6000 वाली चीजें, और वादा करते हैं ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको ऐसा कोई पढ़ाने वाला आपको मिलेगा नहीं। बस आप पूर्ण विश्वास रखिए, जिससे आगे आने वाले भविष्य में हम लोगों के भी बहुत सारे बच्चे
अपना जुड़े और उसका आनंद लें, फायदा लें। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई देखो, हमारे सिस्टम पर मत जाओ। मैं सिस्टम पे जोर नहीं देता हूँ, सिर्फ पढ़ाई पे जोर देता हूँ। और आप लोग इतने दिन से जो पढ़े हो तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरह की पढ़ाई होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, उनका नाम सुन रहे होंगे आर्ट में। तो आप लोग इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे और हम फिर आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने मध्य पाषाण काल। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा, अब हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल की, जिन्हें और नामों से जाना जाता है। हम अगर बात करें तो इसी को ही संक्रमण काल भी कहते हैं। इसी को अगर बात करें तो संधि काल भी कहते हैं, संधि काल। अगर इसी को बात करें तो फलक संस्कृति भी बोलते हैं। तो इतने नामों से याद रखना है। हमने बताया था कि जब कभी भी नाम की कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नामों पर चर्चा ऑलरेडी कर लेंगे। तो इतने नामों से मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। इनमें से कोई भी नाम आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाना मध्यकाल की बात चल रही है। अब हम बात करें संक्रमण काल क्यों कहा गया, संधि काल क्यों गया, फलक संस्कृति क्यों कहा गया, संधि काल क्यों कहा गया, ये सब आदि चीजें क्यों कही गई। तो हम बात करें संक्रमण काल इसलिए कहा गया क्योंकि मध्य काल जो समय है ये उत्तर पाषाण काल और ऊपर जो पूरा पाषाण काल है इसके बीच का है। यानी इन दोनों के बीच में जो संक्रमण काल है उसी को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। तो इसलिए इसका नाम संक्रमण काल पड़ गया। संधि काल क्यों कहा गया? क्योंकि इन दोनों की संधि के बीच में पड़ता है, इसलिए संधि काल कहा गया। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर लिख दें पूरा पाषाण, अगर यहाँ लिख दें प्यारे बच्चों उत्तर पाषाण या नौ पाषाण, उत्तर पाषाण, अगर तो इनके बीच में जो बनेगा वही तो मध्य है, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण तो ये मध्य पाषाण इसीलिए है क्योंकि इनके दोनों के बीच में जब संधि हुई तो संधि से जो बना काल वही है मध्य पाषाण काल। तो इसलिए फलक संस्कृति इसलिए कहा जाता था क्योंकि फलक नामक वहां पर पत्थरों का प्रयोग कुछ जगहों पर मिलता था। अधिक जो प्रयोग हुआ था फलक संस्कृति के आधार पर इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जानने लगे क्योंकि वहां पर जो कुछ पत्थरों का प्रयोग हुआ था, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग, वो फलक संस्कृति के अंतराल पे आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इसीलिए इतने नाम इसके आ गए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इनको सबको आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अगर नाम ये आ गए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों से बहुत जल्द हो गए। अब बात कर ले इसके टाइम पीरियड की। तो सबको पता है 25,000 से कितना 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। तो ये टाइम पीरियड रहता है 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अगर बात कर लें इनका मुख्य पेशा तो आखेटक और इसमें कह सकते हो खाद्य संग्रह। पहला वाला जो था उसमें खाद्य संग्रह नहीं, उसमें कुछ भी चीज नहीं पता था आदिमानव को। तो खाद्य संग्रह कैसे करना जान जाता, तो खाद्य संग्रह के बारे में उसे नहीं पता था।
आखेटक था पहले का मानव। पूरा पाषाण का मानव जो था वो आखेटक था। आप लिख के आना आखेटक है, 100% सही होगा। और खाद्य संग्रह बात करें तो ये मध्य पाषाण काल में इसके पास ये विद्या आई जब उसने सोचना चालू किया। अभी आगे हम चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। तो आखेटक मुख्य व्यवसाय इसका क्या था? आखेटक और खाद्य संग्रह करना ये इसका मुख्य व्यवसाय था। अगर बात कर लें खोज की कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी, तो प्यारे बच्चों सीएल आप लोग जानते हो, कार्लाइल। कार्लाइल जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1868 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो ये भी याद रखेंगे। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है 25,000 से 10,000। और ये टाइम पीरियड प्यारे बच्चों याद रखना इसलिए क्योंकि ये हमारी कला के माध्यम से है, कला के माध्यम से लिया गया है। आप लोग इतिहास के माध्यम से मत देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कला माध्यम से हमारा 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। आखेटक है, खाद्य संग्रह खोज जो की है सीएल कार्लाइल ने 1868 ईस्वी में की थी। तो मेन चीजें इस पे हमें पता चल गया। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि इस चीजों में कुछ मध्य पाषाण में कुछ पढ़ाने को नहीं है, तो शायद उन्हें नहीं पता कि खुद पढ़ाने का मन नहीं होगा। नहीं तो इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाने लगो तो बहुत कुछ है, अगर नहीं मन है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें बोलते हैं कि बहुत सारी चीजों की खोज नहीं हुई, तो इसलिए इस पे क्या पढ़ाया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को प्यारे बच्चों मिलेंगी। तो हम बात करते हैं, इतनी चीज हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं। फिर हम बात कर ले मध्य काल के औजारों पर। तो मध्य पाषाण काल के औजार लघु थे। प्यारे बच्चों क्या थे? लघु औजार। लघु माने क्या होता है? छोटे औजार। जितने भी विशिष्ट प्रकार के औजार अगर होते थे, यानी बहुत महत्वाकांक्षी, उनका बहुत महत्व था, उन औजारों में लघु औजारों की संख्या ज्यादा थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे औजारों का प्रचलन सबसे अधिक किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में छोटे औजारों का प्रयोग सबसे अधिक हुआ। अभी हम बात करेंगे क्यों छोटे औजारों का प्रयोग हुआ। उस टाइम पीरियड जब पूरा पाषाण काल था तो हिम युग था, तब ये इतनी जलवायु में परिवर्तन नहीं था। लेकिन मध्य काल आते आते, मध्य पाषाण काल आते आते हिमगर में थोड़ा गिरावट हुई और जलवायु हमारा थोड़ा बदलती है। तो उसमें नए छोटे जीव जंतु और पौधों ने विकास किया। अब उन छोटे जीव जंतु और पशुओं को शिकार करने के लिए, पौधों को काटने के लिए उसे बड़े औजारों की आवश्यकता या बड़े पत्थरों की आवश्यकता नहीं रही, सिर्फ धारदार और तेज छोटे औजारों की आवश्यकता हुई। तो इसीलिए लघु औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में होने लगा था। और सबसे अधिक अगर प्रयोग हुआ तो लघु औजारों का प्रयोग मध्यकाल में ही हुआ। तो ये चीज आप याद रखोगे, मध्यकाल के औजार छोटे और परिकृष्ट थे, मतलब अच्छे थे और सुंदर भी थे, धारदार भी थे। तो ये मध्य पाषाण काल के औजारों पर बात हो गई। अगर हम और बात कर ले तो व्यवसाय की अगर बात कर ले तो प्यारे बच्चों शिकार तो हमने बता ही दिया है, ये आखेटक लिखा था। तो शिकार, मछली पकड़ना ये भी एक उनका काम था। फिर अगर हम बात करें मछली पकड़ना तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं खाद्य संग्रह भी व्यवसाय था उनका। संग्रह कि जब उन्हें भूख लगती थी तो उन्हें तुरंत शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास संग्रह था, उससे खा लेते थे। अब अगले नंबर पे, चौथे नंबर पर हम यहाँ लिख सकते हैं पशुपालन।
अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, इसको सबसे बाद में क्यों किया? पशुपालन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, पशुपालन का प्रारंभ हो गया था मध्यकाल से, लेकिन विस्तार असली होता है नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल से। तो इसके अंत में, इस मध्य पाषाण काल के अंत में पशुपालन व्यवस्था शुरू हो गई थी, लेकिन इतना परिष्कृत नहीं था कि उनके व्यवसाय सारे शिकार वगैरह आदि पशुपालन पर निर्भर करते हैं। तो पूर्ण रूप से उस व्यवस्था नवपाषाण काल में लगती है, सिर्फ इसका प्रचलन शुरू हो गया था। तो पशुपालन लिख सकते हो, लेकिन परिष्कृत प्रयोग अगर देखा जाए तो वो प्यारे बच्चों नवपाषाण काल में हुआ, इसलिए इसको सबसे बाद में लिखा। तो ये व्यवसाय हो गया। अगर हम बात करें तो विशिष्ट प्रकार के औजार तो हमारे छोटे औजारों को ही कहते थे। और अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो तीर कमान का प्रयोग, तीर कमान का प्रयोग प्यारे बच्चों मध्य पाषाण काल से हो गया था। अगर बात करें प्रक्षेपास्त्र जो विधि होती है उसका प्रयोग भी मध्य पाषाण काल। प्रक्षेपास्त्र विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है, शिकारी अपनी जगह खड़े खड़े दूसरी जगह का शिकार कर ले तो वो विधि कहलाती है प्रक्षेपास्त्र विधि। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, कोई खरगोश भागता हुआ जा रहा है, उसे मैं किसी तेज धारदार औजार से फेंक करके मार दूं और वो मर जाए, तो वो हमारी विधि कौन सी हो जाती है? प्रक्षेपास्त्र विधि कहलाती है। तो उसका प्रचलन जब छोटे औजार थे, वही जीव जंतुओं को मारने के लिए, तो वो विधि कहाँ से चालू हो गई थी? मध्य पाषाण काल से। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र। अगर और बात कर ले तो सर्वप्रथम कब्रिस्तान और मानव कंकाल प्राप्त हुए तो वो मध्य पाषाण काल के हुए। कब? मध्य पाषाण काल के ये कब्रिस्तान और मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब मानव को दफनाने का जो वो था वो मध्य पाषाण काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कब्रिस्तान और मानव कंकाल के रूप में प्राप्त होते हैं। और कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। अगर बात करें पत्थर की, तो पत्थर प्रयोग में कैल्सीडोनी नाम के पत्थर का प्रयोग, और अगर बात कर ले कौन से पत्थर, तो स्फटिक नाम का पत्थर होता उसका प्रयोग। और अगर बात करें तो कार्लेनियन ये एक पत्थर, और एक कोई पत्थर था, कैल्सीडोनी, स्फटिक और कार्लेनियन। और अगर करें आग्रेट नामक, ये पत्थरों का प्रयोग वो उपकरण बनाने में किया करते थे। ये 4 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग बनाने में वो करते थे, उपकरण बनाने में। तो ये पत्थर हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों? पत्थर हैं। इनको भी आप अपनी नोटबुक पर रखेंगे कि सबसे अधिक पत्थरों का प्रयोग किस जगह कौन से होते थे। तो वो कैल्सीडोनी, स्फटिक और कार्लेनियन आग्रेट पत्थर थे। अगर हम यहाँ पर औजार की बात कर ले, तो औजार की बात करें प्यारे बच्चों, तो औजार में त्रिभुजा,
बात करें नौ चंद्राकार, चंद्राकार और समलंब, समलंब। प्यारे बच्चों समलंब कौन कौन से औजारों के नाम? त्रिभुजा, नवचंद्राकार, समलंब, ये मध्य पाषाण काल के औजारों के नाम हैं, इनका प्रयोग करते थे। तो अगर हम बात कर लें साक्ष्य की, तो प्यारे बच्चों साक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो साक्ष्य कहाँ मिले, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम एक जगह बात कर लेते हैं आदमगढ़, आदमगढ़, और दूसरी अगर बात कर लें तो बागौर, बागौर, बागौर की। तो आदमगढ़ कहाँ है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में है। अगर बागौर की बात करें तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आदमगढ़ जो होता है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले में पड़ता है ये आदमगढ़। अगर बात करें तो होशंगाबाद जिले से इसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। कितनी? 2 किलोमीटर की प्यारे बच्चों इसकी दूरी है। होशंगाबाद से आदमगढ़ की दूरी 2 किलोमीटर है। अगर बात करें इस आदमगढ़ की खोज, तो खोज किसने की थी ये भी याद रखना है। तो खोज में याद रखेंगे 1964 में आर.बी. जोशी ने, आर.बी. जोशी ने इसकी खोज की थी 1964 में प्यारे बच्चों। और ये किस नदी के किनारे है? शायद नर्मदा नदी। अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो देख लेना, शायद नर्मदा नदी के किनारे पर भी है, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे आदमगढ़ को अभी विस्तार से। प्रागैतिहासिक कला केंद्रों की सूची में नर्मदा नदी के ही किनारे पर है। तो बात करते हैं अब बागौर की। तो प्यारे बच्चों अगर बागौर की बात कर लें, यहाँ पर बागौर की बात करें, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जो कुछ भी है आपको पूरा विस्तार से बताते चलेंगे। तो अगर बागौर की बात करें तो ये कहाँ भी हमने बताया? राजस्थान। कहाँ बताया? ये राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा जिला? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला पड़ता है, वहां पर ये पाया गया और राजस्थान है। और अगर नदी की बात करें तो नदी कोठारी नदी, कौन सी? कोठारी नदी के समीप ये पाया गया है। तो यहाँ पर जो है अच्छा इसके खोजकर्ता प्यारे बच्चों, खोजकर्ता मतलब इसकी खोज किसने की थी ये चीज आपको भी जानना है। तो ये 1967 से 1970 के बीच में एक थे वी.एन. मिश्र ने इस बागौर की खोज की थी। वी.एन. मिश्र ने खोज की थी 1967 से 1970 के बीच में एक खोज चली थी, उसमें ये। अब इसमें साक्ष्य की बात करें तो आदमगढ़ में प्यारे बच्चों क्या मिला है? सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? आदमगढ़। प्यारे बच्चों सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? आदमगढ़। सर्वप्रथम अगर पशुपालन के साक्ष्य मिले तो वो आदमगढ़। प्यारे बच्चों कहाँ? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिला। तो पहले बार पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़। अगर बात कर लें यहाँ पर बागौर की, तो यहाँ पर 3 चीजें मिलती हैं। एक तो पशुपालन के साक्ष्य, दूसरे कब्रिस्तान के साक्ष्य, तीसरे मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये आदि चीजें वहां पर होती हैं। तो आप लोग इसको भारी मात्रा में लघु औजार भी बागौर से प्राप्त होते हैं। एक चीज और